Okay, hello everyone. Very good afternoon to each and every one of you. Let's have a quick audio video check. फटाफट मुझे कंफर्म कर दीजिए चैट में, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल और नॉट, है ना? फटाफट कंफर्म कर लो. ओके, सो सेशन स्टार्ट हुआ है और पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर समीर का कि सारे सेशंस लाइव ही तो हैं. हेलो, एंड आई थिंक आई प्रूव्ड इट कि इट इज लाइव. ओके, सो बिल्कुल अभी 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक यू गाइज आर ऑक्यूपाइड विद अस विद ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाउंडेशन वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी रियली हार्ड. ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून. सो राम, समीर, हाउ आर यू ऑल? जी मैं बिल्कुल लाइव आ गई हूँ, ऑडियो वीडियो चेक कर दीजिए. हाउ आर यू सृष्टि? हाँ जी बिल्कुल. आफ्टर विल फिनिश ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द नेक्स्ट एक्ट आई एम प्लानिंग वाज नेगोशिएबल ओनली. सो कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक यू गाइज विल बी प्रीटी हैप्पी विद दैट. ओके, चलिए, सो लेट अस बिगिन दिस सेशन. आज का सेशन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम लोग सीधा उस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जहां पर हम लोग पूरा 35 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं. गाइज इट्स ऑब्वियसली अ बिग थिंग कि 35 मार्क्स का एक टारगेट हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी बात होती है ना? एक सेकेंड ना, एक ही सेकेंड, थोड़ी सी चीजें करना रह गई थी. मैम बोर्ड पर पढ़ाओगे? हाँ जी, मेरा बोर्ड थोड़ा अलग सा इंटरेस्टिंग सा है, इसमें तुम लोग को मजा बहुत आएगा. तो यस, मैं आप लोग को बोर्ड पर पढ़ाऊंगी, लेकिन आप बोर्ड होकर नहीं पढ़ोगे, दैट इज फॉर श्योर. सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आई होप कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आप दोनों लोगों ने चैट में दिया होगा. सेशन के एंड पे हम लोग वो डिस्कस करेंगे. ओके, हमारे रोज वाले बच्चे आज थोड़े से मिसिंग लग रहे हैं मेरे को, पता नहीं वो कहाँ है, बट आई कैन सी सम न्यू नेम्स, सो विच इज ऑल्सो गुड. सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पर हम आते हैं इंट्रोडक्शन और प्लान पर. हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इट इज वन ऑफ द मोस्ट लेंदी टॉपिक्स, और अगर मैं मेरी बुक्स की बात करूं तो एक पूरा वॉल्यूम मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बनाया है, और वो सबसे बड़ा है. मतलब बाकी की जो 2 वॉल्यूम्स है उसमें 3 एक्ट्स हैं, 4 एक्ट्स हैं, येट दे आर थिनर देन दिस पर्टिकुलर एक्ट, बिकॉज सबसे बड़ा है यार, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ओके, तो इतना बड़ा टॉपिक है तो इसको हमें बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, सो दैट वी डोंट फॉरगेट इट. हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको इतना साथ में लेकर चलते रहे कि हम इसको बिल्कुल भूले ना. सो सबसे पहली चीज, हमें हर टॉपिक समझना है, उसको याद रखने की कोशिश करनी है. आई विल गिव यू ऑल सम समरीज. ओके, आफ्टर एवरी यूनिट आपको एक समरी दी जाएगी, तो वो समरी आपको यूज करनी है. माइंड मैप्स आपको दिए जाएंगे, उससे आपको बार बार रिवाइज करना है. और लास्ट में हम लोग करते हैं, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, तो सेक्शन और केस रिविजन. इस सब के अलावा द प्लान इज, हमें नोट या मॉड्यूल, मतलब मेरी बुक जिनके पास है वो बुक यूज कर सकते हैं, नहीं तो आईसीआई का मॉड्यूल रेफर कर सकते हैं, तो वहां से टॉपिक रीड होगा. फिर जो मैं आप लोग को नोट्स दूंगी, आप लोग डेफिनेटली उसको गो थ्रू करेंगे, है ना? एंड देन यू विल राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग. ओके, तो लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से आप उसे लिख कर प्रैक्टिस करते चलना. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हर टॉपिक को हमें एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करनी है. मैं अपनी तरफ से हर एक टॉपिक के 2 3 4 जितना हो सकेगा उतने एग्जाम्पल देती चलूंगी. इफ सम टॉपिक इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, तो उस पर बहुत ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना? तो बाकी अगर फिर भी तुम लोग को कोई डाउट रह जाए, तो मेक श्योर यू गाइज आर आस्किंग दोज डाउट, लाइक कीप आस्किंग द डाउट्स. मैम ये प्लीज एक और एग्जाम्पल दे दो, ये वाली चीज दोबारा बता दो. ओके, इट मे बी पॉसिबल कि एक सेशन में कुछ चीजें रह भी जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में डाल सकते हो कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैम कल के सेशन में रिवाइज करवा देना. आई विल डू दैट. ठीक है, लाइव लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आई वॉन्ट दिस कंप्लीट इंटरेक्शन बिटवीन अस. ये इंटरेक्शन नहीं है तो लाइव लेकर फायदा नहीं है, समझे? ग्रेट, चलिए. ओके, सो हियर वी आर. हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा.
आप लोग बताइए आपकी पढ़ने की कितनी तैयारी है। ओके, द पीपल हु हैव जॉइन जस्ट नाउ, उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा पता नहीं मैम कौन है, इतनी बातें तो कर रही है पर हमें कैसे करवाएंगी, मैम का क्वालिफिकेशन क्या है। बिकॉज सिंपल है ना, भरोसा बैठना बहुत जरूरी होता है। तो मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सीएस के अलावा मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है, ओ लेवल किया है, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज किए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी दिए थे। मुझे बहुत डर लगता था अगर मैं सीए नहीं बनी तो क्या। ओके, वैसे कोई प्लान बी नहीं था, मतलब ये सारी चीज़ें करके भी आई नेवर से कि इट वॉज माई प्लान बी, बिकॉज कुछ था नहीं ज़्यादा, मतलब उस एंथुजियाज्म से किया नहीं था। इट्स बीन 10+ ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग, और बाकी मैं तुम लोग को बहुत सारी इनोवेटिव वेज बताती रहूंगी कि तुम लोग कैसे अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हो। दिस इज योर बाहुबली टीम, जहां पर मैं आपको मिलती हूँ डेली 4 बजे। मेरे बाद आते हैं निशान सर मैथ्स के साथ, और फिर आते हैं टास्क। ओके, अंशुल सर के भाई, मैं पीपीटी तो अमेजिंग है, जिसमें मशाले जलती रहती ना, वाह। ओके, एंड देन कम्स जतिन सर। तो लाइक सारे टीचर्स यहाँ पर आप लोग के सामने हैं जो आपके सेशंस ले रहे हैं। एकाग्रता लेने के बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से लेना है, क्यों लेना है। बिकॉज लाइव क्लासेस होगी, इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, पूरा सिलेबस कवरेज होता है, पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं हम लोग, सेशंस इंग्लिश में होते हैं जो आपके कंफर्ट को मैच करते हैं। देन उसके अलावा अनलिमिटेड वॉच टाइम, सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट्स आर देयर, काउंसलिंग सेशंस आर देयर, एग्जॉस्टिव क्लासेस आर आल्सो देयर। महापैक लेने का एडवांटेज, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस, सारे फैकल्टीज का एक्सेस, सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल्स फॉर श्योर, मतलब ये तो मेरी गारंटी है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस एंड डाउट सॉल्विंग सेशन, मतलब आप हम लोगों से फोन पे कनेक्ट कर सकते हो, ऑडियो कनेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन हैव इट। ओके, नेक्स्ट, एंड महापैक और महापैक प्रो क्या है वो मैं आपको बता दूंगी बाद में। चलिए क्लास शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो वो सारे लोग जिनको लगता है लॉ बोरिंग है, जरा ये वाली स्लाइड देखिए, अपना फ्यूचर दिखाई देगा। मैं तो कहती हूँ एक्चुअली लॉ इज नॉट ओनली लव, लॉ इज अबाउट फ्यूचर। मतलब जब हम लोग ये पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते हमें हमारा फ्यूचर, हमारे सपने, काफी सारी चीजें दिख जाती है। व्हाट से गाइस, बताइए क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। मैम आप क्या कर रहे हो, आपने बोला था आप लॉ पढ़ाओगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाओगे, क्या ही पढ़ा रहे हो हमें। मतलब कम ऑन मैम, लॉ पढ़ा दो। हमने सुना है डेंजर सब्जेक्ट है, हमने सुना है कि परेशान होते हैं। अब ऐसी चीजें दिखाकर एकदम हम सीधे साधे सीए स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो ऐसी फीलिंग आ रही है। आहा, समीर को तो प्रेजेंट दिख रहा है, ये वाला या वो वाला, कौन सा वाला प्रेजेंट है आपका। आराम से देखो, मैं इसलिए हट भी गई भाई। आज बाकी लोग इतने चुप चुप क्यों हैं। अच्छा बगल वाला, ओहो हो। चलिए, ये जो इमेजेस है ना, जो आप में से काफी लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही होगी, ये क्या है एग्जैक्टली है ना। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू लाइक दिस इज इट, ये आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। 35 मार्क्स का, 280 पेजेस के आसपास का मेरी बुक के मॉड्यूल का भी सबसे मोटा वाला पोर्शन खत्म। दैट्स इट, दिस इज द समरी ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वाओ, कॉन्ट्रैक्ट की समरी और हमारी लाइफ समरी कितनी मिलती जुलती है ना। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। स्टेप नंबर 1, अगर मुझे कभी भी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले होना चाहिए ऑफर या प्रपोजल। ओके, कोई किसी को जब तक कुछ ऑफर ना करे, सामने वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। थैंक यू श्रेया, सामने वाला उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, और एक्सेप्टेंस के बिना तो बात आगे बढ़ती ही नहीं है ना। ओके, सो इफ यू आर इवन थिंकिंग आउट अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग सोच भी रहे हैं, सो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑफर या प्रपोजल। आर वी ऑफरिंग और प्रपोजिंग एनीथिंग टू एनीवन। ओके, इतना इंटरेस्टिंग क्रिएटिव पीपीटी भाई, स्क्रीनशॉट लो। समझ रहे हो, स्क्रीनशॉट लेना बनता है इसका, और क्या करना है, हैंडल पे डालना है, मुझे टैग करना है।
ओके, एकाग्रता सीए को टैग कर सकते हो तुम लोग। ओह, आगे कहाँ बढ़ रहे हो, अभी तो रुक जाओ, हम तो ऑफर और प्रपोजल पे ही अटके हुए हैं। तो अगर किसी बंदे को अपनी बात आगे बढ़ानी है तो सबसे पहले क्या करना है, ऑफर या प्रपोजल। ओके, अगर बात थोड़ी ठीक लगी तो मिल जाएगा एक्सेप्टेंस। ओके, सामने वाला भी चाहता है चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं, मिल जाएगा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जब हो जाता है तो आपसी सहमति के साथ वो लोग आगे बढ़ते हैं अग्रीमेंट पर। ओके, एग्रीमेंट, यहां पर क्या चल रहा है, जान पहचान बढ़ाई जा रही है, राइट। एंड देन जब अग्रीमेंट हो जाता है और दोनों को लगता है कि भैया सब कुछ सही है, तो वो एग्रीमेंट में कंसिडरेशन को एंटर कर देते हैं, म्यूचुअल कंसिडरेशन को एंटर कर देते हैं, और फिर बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। हमारी हिंदी मूवीज भी उसके आगे की बात नहीं करती और हम भी नहीं करेंगे, है ना। हिंदी मूवीज में भी क्या होता है, एंड दे हैप्पीली लिव एवर आफ्टर। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ लॉ इज लव, मैंने कभी नहीं बोला वो शादी है, समझ लो। तो कॉन्ट्रैक्ट, आगे ये दोनों अपना सर फोड़े, वो भी हम लोग यूनिट 5-6 में बात करेंगे। पहले 4 यूनिट की समरी मैंने तुम लोग को बता दी। कैसा लगा आपको कॉन्ट्रैक्ट? पहले 4 यूनिट मतलब मान के चलो 10-15 मार्क्स का तो हो गया। हाँ जी, वॉज इट डिफिकल्ट? कैसा फील कैसा आया ये सब देख के, मजा आया? आज मैं ये देख रही हूँ जहरा वगैरह ये लोग सब शांत क्यों है गाइज? हल्क मैम अब तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, लॉ इज लव। जी राम, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहां पर हमने देखा किस तरीके से ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद एग्रीमेंट और एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है। पूरा प्रोसेस है, कभी भी मतलब नॉर्मली कभी भी ऐसा उल्टा नहीं हो सकता कि पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाए फिर हम ऑफर एक्सेप्टेंस देखते बैठेंगे और फिर उसके बाद में एग्रीमेंट कर लेंगे। नो, इट विल नॉट हैपन, अंडरस्टूड? इट विल एक्चुअली नॉट हैपन दैट वे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैम मतलब क्या ही बोले, मतलब वो एक पीपीटी में आपने क्या क्या समझा दिया हमें। आगे की बात, कॉन्ट्रैक्ट को इसीलिए कहा जाता है कि जब ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस मिल जाता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब हो जाता है तब होता है अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट के अंदर जब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आती है। बेटा जब तक आप एग्रीमेंट में हो, है ना, साथ में बैठ के खाना खा रहे हो, तब तक कोई कुछ नहीं बोलता, कोई लीगल फॉर्मेलिटी तुम लोगों के बीच में नहीं आती है। लेकिन शादी करते टाइम तो बहुत सारी चीजें होती है, देखो यू नेम इट। अगर आप हिंदू लॉज के हिसाब से शादी कर रहे हो, पंडित जी 7 वचन में आपसे हाँ भरवाते हैं, है ना, सारे वचन में कंफर्म करेंगे हाँ हाँ हाँ, मतलब तभी भी ऑप्शन है कि आप नहीं बोल सकते हो। ओके, अगर आप क्रिश्चियंस के हिसाब से शादी कर रहे हो तो आई डू बोलना पड़ेगा, है ना, तभी भी आप निकलने का ऑप्शन होता है, एटलीस्ट इफेक्टिवली तो होता है। और तीसरा, चाहे आप मुस्लिम वेडिंग कर रहे हो तो वहां पर भी कबूले बोलना पड़ता है। सो बेटा इट इज रियली इंपॉर्टेंट, तभी जाकर अग्रीमेंट के बाद लीगल एनफोर्सिबिलिटी होती है। अब आप कानूनन पति पत्नी हो, अगर कोर्ट मैरिज कर रहे हो तो दोनों को साइन करने पड़ते हैं, समझ रहे हो? सो लीगल एनफोर्सिबिलिटी हैज टू बी देयर टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बाइफिकेशन किया है। ये इमेज देख के हमें दिख रहा है कि एक बंदा कार बेच रहा है और पैसे ले रहा है, इट्स अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट विच इज फाइन। और दूसरा यहाँ पर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फादर ने सन को कहा कि अगर तुम सीए बन गए तो मैं तुम्हें 5 करोड़ दे दूंगा, नहीं दिए तो, दे दिए तो है ना, तो वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे। और ये रिश्ते क्या क्या कहलाते हैं समीर, वो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा आगे आने वाली स्लाइड्स में। रिश्तों का पता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या कहलाते हैं डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही क्रिएटिवली समझा दिया, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, उनका इक्वेशन। अब थोड़ा हमारी बुक की भाषा समझ लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ थोड़ा कम भी दिखेगा, चलेगा, जो मैं बोल रही हूँ बस मन से सुन लेना, मॉड्यूल खोल लेना अगर आपको बहुत जरूरत है तो। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, किससे कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट? तो एनी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, है ना, यही मैंने आपको इक्वेशन भी बताया है। कोई भी अग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सिबल है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सो अग्रीमेंट और लीगल एनफोर्सिबिलिटी मिलके बनता है कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट क्या होता है? सो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, ध्यान से सुनो वापस, हर एक प्रॉमिस
या फिर ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस जो कि कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक या एक से ज्यादा प्रॉमिस जो आपस में मिलकर कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं अग्रीमेंट। यानी प्रॉमिस होगा लेकिन उसके साथ कंसिडरेशन भी होगी। भाई फ्री में कौन किसका काम करता है, हम तो मम्मी पापा के साथ भी बार्गेनिंग कर लेते हैं, तो ये तो कोई काम क्यों ही करेगा, है ना। अब यहां पर निकल के आता है भैया फिर ये प्रॉमिस क्या होता है, बाकी सब जान दो, प्रॉमिस क्या होता है, आ जाओ समझते हैं प्रॉमिस क्या होता है। सो व्हेन अ पर्सन टू whom proposal is made, offer is made, proposal is made। प्रपोजल मैम आप हमें समझा रहे हो प्रपोजल क्या है, कम ऑन, वी न्यू वेरी वेल व्हाट प्रपोजल इज, बच्चे क्या अब आप समझा ही रहे हो तो समझा ही दो। सो व्हेन अ पर्सन टू whom proposal is made signifies its assent thereto, the proposal is said to be accepted। अगर किसी बंदे को आपने कोई प्रपोजल दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, एसेंट दे दी यानी कि एक्सेप्ट कर लिया, तो हम कहते हैं प्रपोजल हो गया है एक्सेप्ट और फिर वो बन गया है प्रॉमिस। सो when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted और उसे हम कहते हैं कि वो प्रॉमिस है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो इस डेफिनेशन से हमने 4 पॉइंट निकाल दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद कर लिए डेफिनेशन याद हो जाएगी। सबसे पहले जिसको प्रपोज किया है ना उसी ने, अरे मजा आ गया, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। नाउ इमेजिन, आप सब लोग इमेजिन करना, हम सबकी स्कूल लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई क्रश होता ही है ना, कोई भी, मतलब इधर साथ में कोई पढ़ने वाला, कोई सीनियर, कोई जूनियर, कोई टीचर या फिर कोई सेलिब्रिटी, कोई ना कोई तो होता है ना। इफ यू आर नॉर्मल डेफिनेटली होता है। सो सपोज आप हिम्मत करके प्रपोजल भेज देते हो, बंदा वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, उसका कोई दोस्त आ गया एक्सेप्ट करने के लिए, चलेगा? नहीं चल, नॉर्मली तो नहीं चलेगा, है ना, इन जनरल बात कर रही हूं, नहीं चलता। तो जिसको प्रपोजल दिया है उसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना, उसकी हामी होनी चाहिए, तब जाकर वो प्रपोजल अग्रीमेंट बनता है। हाँ जी आदित्य, बिल्कुल, वर्ड फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। ओके, ये हमारा ऑलमोस्ट 4th लेक्चर है, तो आप पहले की 3 देख लीजिए, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वैसे आपके सवाल का जवाब है हाँ। सो जिसको प्रपोजल दिया है उसकी हामी होनी चाहिए, उसका एसेंट होना चाहिए, तब हम कहते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है अग्रीमेंट। ओके, और फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए हमें चाहिए लीगल एनफोर्सेबिलिटी। सो किसी ने आकर आपको रोज दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, माना आपके बीच में एग्रीमेंट है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लीगल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व कर लेते हो तब चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है। ए ने एग्री किया बी के साथ कि मैं अपनी कार बेच दूंगा 2 लाख में, तो यहां पर ए का ऑब्लिगेशन है कि वो कार दे और बी का ऑब्लिगेशन है कि वो 2 लाख रुपए दे। ओके, ए का ऑब्लिगेशन है कि वो कार दे और बी का ऑब्लिगेशन है कि वो 2 लाख रुपए दे। दोनों अपना अपना ऑब्लिगेशन जब पूरा कर लेंगे तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है। राइट। नंबर 2, फादर ने प्रॉमिस किया अपने बेटे को कि वो उसे हर महीने 500 रुपए पॉकेट मनी देंगे, बाद में मुकर गए। ये तो बहुत नॉर्मल नहीं है, मतलब मेरे साथ होता था, आप लोग के साथ नहीं होता, मतलब दिस इज टू नॉर्मल मैन, टू नॉर्मल, बिग डील। तो अब बेटा क्या करेगा, कोर्ट में जा सकता है, सू कर सकता है, पापा को बोल के दिखाओ सू कर सकता है। इतने जूते पड़ेंगे, इतने शूज पड़ेंगे ना कि सू का स्पेलिंग भूल जाएंगे, तो कुछ नहीं कर सकते, डोमेस्टिक है। अच्छा, ऊपर 2 लाख रुपए दे दिए होते और कार नहीं मिलती तो तब सू कर सकते हो, अपील कर सकते हो, केस कर सकते हो, सब कर सकते हो। यहां पर कुछ नहीं कर सकते। डिफरेंस ये है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट और ये है डोमेस्टिक या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अंडरस्टूड? कोई डाउट? यहां तक समझा? तो मैम एक चीज तो है, जब कोई चीज हम लोग क्रिएटिवली समझ लेते हैं ना, हमारी इंटरेस्ट की आ जाती है, तो फिर उसकी एग्जाम्पल और दिल को चीरते हुए ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आते हैं।
अच्छा समीर, लाइक मैम हमें पता है प्रपोज क्या होता है, प्रपोजल आप बता दो। सो प्रपोज करने के प्रोसीजर को प्रपोजल कहते हैं। अरे नो आदित्य, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आई सेड यस, हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके हाँ जी समीर, पॉइंट टेकन। आई टेल द टीम, प्लेलिस्ट बन जाएगी आज डे एंड तक। ओके नो डाउट्स, नो क्वेरीज। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसेस को दोबारा से सुन लो और समझ लो। सबसे पहले होगा ऑफर। ऑफर होना चाहिए एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस और ऑफर मिलकर बनता है अग्रीमेंट। ओके, एक्सेप्टेड प्रपोजल इज एग्रीमेंट। उसमें जब लीगल एनफोर्सिबिलिटी आती है तो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मैं आपको एक हिडन चीज बता देती हूँ यहाँ पे, है ना, देयर इज अ हिडन थिंग जो बहुत क्लियरली जगह जगह पर नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए। और वो हिडन चीज क्या है? ऑफर और एक्सेप्टेंस एक्चुअली मिलकर बनता है प्रॉमिस। एंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड अग्रीमेंट इज नथिंग बट कंसिडरेशन। सो जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिलता है तब एक्चुअली अग्रीमेंट बनता है। समझ रहे हो? तो दिस इज लाइक अ माइन्यूट थिंग विच इज देयर। ऑल्दो हम लोग मान के चलते अगर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है तो कंसिडरेशन तो होगा ही, और डोमेस्टिक तो वैसे भी एग्रीमेंट ही होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट तो बनते नहीं है। सो कुल मिलाकर अगर किसी ने प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, एग्रीमेंट बन जाएगा। ए ने बी को कहा मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा मुझे तुम्हारी कार खरीदनी है, और फिर दोनों ने मिलकर 2 लाख रुपए प्राइस डिसाइड कर दिया, वो बन गया अग्रीमेंट। जब ऑन पेपर्स दोनों साइन कर लेंगे वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, तो आज है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला लेक्चर, जहां पर हम बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं। यहां पर हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से, अग्रीमेंट की डेफिनेशन से, प्रॉमिस की डेफिनेशन से। इतना अभी तक हो गया है। ठीक है, कल के सेशन से तुम लोग को एक गूगल लिंक मिलेगा जहां पर जाकर आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, फॉर सम रीजन कुछ तो ग्लिच हो रहा है, मैं दे नहीं पा रही थी, बट यस, गोइंग फॉरवर्ड यू विल गेट एवरीथिंग। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, ना अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत एक जैसा लग रहा है ना, मतलब क्या लीगल एनफोर्सिबिलिटी एक ही जैसा लग रहा है। आप बताइए ना, मेजर डिफरेंस क्या है? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो आप लोगों को ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए। सो एग्रीमेंट का डेफिनेशन लिख देते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस, कंसिडरेशन के साथ ये हो गया अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। दोनों का डेफिनेशन याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये वाइडर कंसेप्ट है, इसके अंदर ना सोशल एग्रीमेंट्स भी आते हैं, लीगल एग्रीमेंट्स भी आते हैं, इसके अंदर कमर्शियल एग्रीमेंट्स भी आते हैं, सब आते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा नैरो है ना। यहां पर सिर्फ लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वही कंसिडर करने हैं हमें। ओनली दोज एग्रीमेंट्स विल बी कंसिडर्ड जो लीगली एनफोर्सेबल होंगे। नेक्स्ट, इट मे क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। पापा और बेटे वाला एग्जाम्पल नहीं किया ना लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है तो लीगल ऑब्लिगेशन होगी ही, हर पार्टी को कुछ ना कुछ राइट्स होंगे। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का अग्रीमेंट होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, एसेंशियल है। सो ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, हाउएवर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। अंडरस्टूड? यस, क्लियर, कूल। आगे बढ़ते हैं। Now what are the essentials of a valid contract? है ना। तो अब हम चलते हैं वापस हमारी क्रिएटिव पीपीटी पे, लेकिन इससे पहले मुझे बताओ एनी डेफिनेशन जो तुम लोग को नहीं याद हुई है, क्योंकि क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ पढ़ना या समझना नहीं, याद करना। ओके, नहीं याद हुई है तो मेरे पीछे पीछे बोलो। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल by law. An agreement enforceable by law. Contract. What is an agreement? Every promise and set of promises, every promise
and set of promises forming consideration with each other. Forming consideration with each other, that is agreement. ओके, सो प्रॉमिस क्या होता है, उसका डेफिनेशन नहीं भी याद रहा तो चलेगा, जिसको प्रपोज किया उसी का एसेंट आना चाहिए, दैट बिकम्स प्रॉमिस, एज सिंपल एज दैट. ओके, सी एग्रीमेंट ना छोटी छोटी चीज़ों के बन जाते हैं. ऑफर एक्सेप्टेंस को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस तो ऐसे होता है, यार बड़ा टाइम हो गया मैगी खाए हुए, चल अपन दोनों सामने वाली टपरी पे चल के मैगी खाते हैं. ऑफर, आपके दोस्त ने हाँ भर दिया, एक्सेप्टेंस हो गया. ओके, पिछली बार तूने पैसे दिए थे, इस बार मैं दूंगा, चलो कंसिडरेशन भी आ गया, अग्रीमेंट हो गया. लेकिन क्या इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं रे, दोस्त नहीं चला तो कौन सा कोर्ट में ले जाओगे, हमेशा प्लान बना के भाग जाता है कि काम आ गया, कुछ नहीं कर सकते हम उसका. सो दैट कुड बी अ ऑफर, इट कुड बी अ एक्सेप्टेंस, इट कुड बी अ प्रॉमिस, इट कुड बी मैक्स अ अग्रीमेंट, इट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. गेटिंग इट? आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग टू एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, मुझे ना बनाना ही है, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना ही है, सो व्हाट आर द मिनिमम थिंग्स, ऐसी कौन सी बेयर मिनिमम चीजें हैं जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट में, है ना यार, ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं. अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट. फ्री में तो मैम आपने बोला था कुछ भी नहीं मिलता, ये फ्री कंसेंट क्या, करेंगे डिस्कशन, डोंट वरी. कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, अजीब अजीब से वर्ड है. लॉफुल कंसिडरेशन, अभी तक तो कंसिडरेशन पे थे, अब लॉफुल भी चाहिए इनको, बताओ. लीगल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड. ओके, पढ़ लिया, हाँ दोबारा पढ़ लेते हैं. अच्छा, नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल. अभी तो मैम सेक्शन 10 वाले पढ़ाए थे, अब ऐसे जो सेक्शन 10 में तो नहीं लिखे हुए लेकिन वो भी चाहिए, जैसे कि कम से कम 2 पार्टीज चाहिए. ओ, मतलब मैं मेरी फेवरेट हूं तो मैं क्या खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती? क्या ही फर्क पड़ता है, मैं अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ. मैं ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रही थी, सो आई एम जस्ट फीलिंग लाइक एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद माई सेल्फ. कैन आई? नो. वाई नो? मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए. द इंटेंशन हैज टू बी देयर टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप. हम तो ऐसे ही साथ में थे, हमें थोड़ी ना पता था कि आप सीरियसली ले लोगे और लीगल रिलेशनशिप में एंटर करवा दोगे. सबसे पहले इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. देन फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. कई बार कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर कुछ फॉर्मेलिटीज आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. एज सिंपल एज दैट. हमने शादी को डिस्कस किया था ना, शादी में ये या कबूल है या आई डू या हाँ, ये तो बोलना ही पड़ेगा बेटा. फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज हैज टू बी देयर. देन देयर हैज टू बी, अरे मेरा फेवरेट टॉपिक, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. अभी कुछ टाइम पहले एक गाना आया था जिसपे काफी सारे मीम्स बने थे, है ना. आप लोगों को सुनाती हूँ, आप बताना कुछ मतलब निकल रहा है क्या उसका. तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग तोड़ लाऊंगा. ओके, डेली दूध का पैकेट टाइम पे रोज सुबह 7 बजे लेकर आ जाओ. अच्छा, चांद और तारे तुम लेकर तो आओगे, पहले तो बताओ कितने लाओगे, और दूसरी बात उसे रखोगे कहाँ. अच्छा, चांद को लाने से पहले उसका सर्कमफेरेंस ही बता दो. डू यू हैव प्रॉपर. अच्छा, चांद वैसे चाचा जी थोड़ी लगते कि तुम लेने गए और तुम्हारे साथ आ गए. और 16-17 सितारे तोड़ लाऊंगा, बेटा आम के पेड़ से 17 आम तोड़ दे तो मान जाए. कुछ भी, मतलब वेग, लिटरेरी वेग सॉन्ग, बस वो नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, है ना. इट हैज टू बी सर्टेन एंड देयर हैज टू बी सर्टेन मीनिंग आउट ऑफ इट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट. देन इट मस्ट हैव पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. right, it should be possible to perform. very very important. no sense nonsense. हाँ मतलब वही तो. अब जैसे मोहब्बतें ही ले लो, उस पूरी मूवी में
लिटरली अगर ना मतलब जस्ट फॉरगेट द लव स्टोरी विच इज शोन टू ऑल ऑफ अस, आंखें बंद करके हमें वो अच्छा अच्छा म्यूजिक सुना दिया और लव स्टोरी दिखा दी, बट अगर आप एकदम डीप थॉट दोगे ना, उस मूवी का नाम होना चाहिए भूतनी का बदला, चुड़ैल का इंतकाम। बस फर्क इतना है कि वो डरावनी नहीं थी, बहुत सुंदर भूतनी लिया है वो। ओके, एट द एंड ऑफ द डे उसने क्या किया, एक बंदे की लाइफ बर्बाद कर दी, उसके बाद में 3 लोगों की और लाइफ बर्बाद करने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद में पता नहीं एक ही इंसान समझदार था, उसको भी बर्बाद कर दिया। सो खैर, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बॉलीवुड की तो किसी भी मूवी को हम रोस्ट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सो कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, एंड there has to be certainty of meaning and possibility of performance, right? So possibility of performance करने लायक हो, 16-17 सितारे संग तोड़ लाऊंगा, बताओ। ओके, राइट? अरे जेन्युइनली तुम लोगों को मजाक लग रहा है यार, मैं इतनी सीरियस हूँ इस एग्जाम्पल को लेकर। तो चलो अब मैं आती हूँ यहाँ पर, हमने क्रिएटिव स्लाइड में देख लिया, सो दैट हमारे देखो एक ना साइंस बताती हूँ तुम लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। व्हाई डज इट हैपेंस कि हम लोग कोई प्रोविजन पढ़ते हैं या कोई भी ऐसा थ्योरी पढ़ते हैं, वो हमें इमीडिएटली याद नहीं होती, लेकिन कोई मूवी का कोई डायलॉग या फिर कोई सॉन्ग, ऐसा वेग सा सॉन्ग बताओ, मेरे को याद हो गया पूरा, तो ये इमिडिएटली हमें याद क्यों होता है? क्योंकि ना हमारे 2 सेंस एक साथ इम्पैक्ट होते हैं, आंखें कान, सुनाई भी दे रहा है दिखाई भी दे रहा है, दोनों सेंस ऑर्गन ने एब्जॉर्ब किया, दिमाग ने जल्दी याद कर लिया उस चीज को। हम नहीं भी चाहेंगे तो वो जुबान पे चढ़ जाएगा गाना और हम लोग गुनगुनाते रहेंगे। इट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन थिंग, एंड दैट इज वाई दिस इज द ओनली रीजन आई मेक सच क्रिएटिव स्लाइड्स, कि तुम्हारे दिमाग में वो छाप छोड़ दे और ताकि तुमको याद रहे। ओके, दीज थिंग्स हैज टू बी देयर। और वो कैसे दिमाग में रखना यार, सिंपल है ना, ए फॉर एप्पल दिखा बोला जा सकता था, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो ए फॉर एप्पल के साथ नीचे एप्पल ड्रॉ हुआ हुआ होता था, तो जब भी हमें याद करना होता था ना वो, तो हम लोग को वो एप्पल याद आ जाती थी, वो बॉल याद आ जाती थी, राइट? दैट स्मॉल लिटिल कैट वी यूज टू रिमेंबर, सी फॉर कैट के लिए। तो इसलिए चीजें बेहतर याद हुई, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट। कितने सॉन्ग रोस्ट करवाने हैं श्रिया, यू नेम इट एंड आई कैन सक्सेसफुली रोस्ट इट। बस मुझे उसके लिरिक्स पता होने चाहिए, दैट इज यस अ चैलेंज। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 कहता है कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, हमें एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, हमें एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें तो होनी ही चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, अपनी इच्छा से लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए होने चाहिए, दैट इज फ्री कंसेंट। जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। मान लो मैं 2 साल के बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ कि तू ना तेरे हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम पे करे, वो बेचारा 2 साल का बच्चा अंगूठा लगा के चला जाएगा, उसे तो मजा आएगा कि चलो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। सो दैट चाइल्ड इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। देन अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सपोज द कॉन्ट्रैक्ट इज, मैं श्रिया को कहती हूँ कि श्रिया यार मेरा पड़ोसी ना मुझे बहुत परेशान करता है, जब देखो तब जोर जोर से गाने चला मतलब भजन चलाता रहता है, कुछ ऐसा कर कि जाकर उसका म्यूजिक सिस्टम ही तोड़ दे, मेरे एग्जाम की मैं पढ़ाई कैसे करूँ? श्रिया मुझे कहती है हाँ मैम बात तो सही है, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, हमारा पड़ोसी गाने वाने तो नहीं चलाता है, लेकिन उसकी जो गाड़ी है ना, आई आवाज ऐसी घर 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 की बहुत जोर जोर से आवाजें करता रहता है, उसकी गाड़ी का कुछ तो करते हैं, इंजन ही चोरी कर लेते हैं। अब हम दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारा इंटेंशन भी था कॉन्ट्रैक्ट करने का, हम तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर होने को तैयार थे, लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम है? ना तो ऑब्जेक्ट लीगल है, हम किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ना ही हमारा कंसिडरेशन लॉफुल है। अगेन एक दूसरे के बदले हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रॉपर्टी डैमेज करने का ही काम कर रहे हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सच विच इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। समझ गए? तो ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो एकदम ऐसे अपेरेंटली कहते हैं यार ये तो लीगल ही नहीं है, बेकार है, ये तो हो ही नहीं सकता। आज अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो पॉली बैग सप्लाई करने का, गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया आप नहीं कर सकते हो, इट इज वॉइड। ओके, श्रिया ये तो गाना मैंने सुना ही नहीं है, पहली बार देख रही हूँ।
ठीक है, बट ठीक है, मैं सर्च करूंगी और फिर मैं इसके लिरिक्स देखूंगी और फिर मैं सुनूंगी और फिर मैं इसको रोस्ट करूंगी। आई लव इट मैन। नेक्स्ट, सेक्शन 10 में जो चीजें नहीं है लेकिन कंपलसरी है, एज आई सेड, मैं अपनी कितनी भी फेवरेट हूं, है ना, लेकिन मैं खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। इट इज नॉट लीगली अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस क्या था, ध्यान से सुनना, वैसे डिटेल में आएगा बाद में, बट इंटरेस्टिंग है और तुम लोग को भी बड़ा मजा आएगा, इसलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ऐसे प्यार प्यार में कहा कि मैं हर महीने ना तुम्हें इतने पैसे दूंगा। वो एक्चुअली कि अब्रॉड जा रहा होता है और अब्रॉड जाते उसकी वाइफ साथ में नहीं चल रही होती बिकॉज ऑफ हर सम बीमारी, एंड देन हस्बैंड ऐसे ही प्यार प्यार में बोल देता मैं तुम्हें हर महीने इतने पैसे दूंगा। कुछ महीने दिए, लेकिन कुछ महीने बाद हस्बैंड ने पैसे देना बंद कर दिया। वाइफ ने कहा उसकी इतनी हिम्मत, मुझे पैसे नहीं भेजे। मिसेस बेल्फर ने मिस्टर बेल्फर के अगेंस्ट केस कर दिया। ओके, कोर्ट में केस गया, काफी टाइम तक चला, लेकिन फाइनली जो जज थे उन्होंने मिस्टर बेल्फर को कहा तुम्हारा ऐसा कोई लीगल इंटेंशन थोड़ी था। देखो, डिवोर्स के केस में जब कोर्ट एलिमनी डिसाइड करता है वो तो कंपल्शन होता है ना, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये तो डोमेस्टिक सोशल अग्रीमेंट था, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन ही नहीं था। वाइफ ने एवं ज्यादा सीरियसली ले लिया, कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। देर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट जिसका एक प्रोसीजर होता है, लाइक बैंक में जाकर अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, सो यू नीड टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ केवाईसी, यू मस्ट गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉर्म फिलिंग एंड ऑल दोज थिंग, चाहे ई फाइल फिलिंग कर रहे हो तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज तुमको करनी ही पड़ेगी। समझ गए? नेक्स्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मैं कई किलो आलू तुमको सप्लाई, कई किलो क्या होता है, मैं कुछ किलो आलू तुमको सप्लाई, कुछ किलो क्या होता है, अच्छा मैं बहुत सारे किलो आलू तुमको सप्लाई, अरे बहुत सारे क्या होता है, क्वांटिफाई इट, नो, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, 5 किलो, 50 किलो, 500 किलो, जस्ट डिफाइन इट। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मैं जादू से यहां पर अभी मैजिक से ट्रेजर यानी कि खजाना यहां पर ले आऊंगा। फिर तुम ये काम क्यों करते हो जादू वाला? फिर तो खजाना मंगवाओ, ऐश से जियो, अंबानी से ज्यादा अमीर बन जाओ। ओके, देयर हैज टू बी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, बिफोर वी प्रोसीड, आज का सवाल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सवाल आज का क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक, सेक्शन 10 में भी कुछ एसेंशियल्स दिए हुए हैं, ऐसे भी एसेंशियल है जो सेक्शन 10 में नहीं है। तुम्हें ये बताना है इस सब के अंदर कि ऑब्वियसली ये थोड़ा सा रिसर्च है क्योंकि ये मैं तुमको कल बताऊंगी। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी वाला जो पॉइंट है ना, पार्टीज के कौन कौन से कॉम्पिटेंस होने चाहिए, है ना, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये बता दो। सो विल देयर बी अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल जो चाह कर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर ऐसा है तो वो कौन है, आपको वो कमेंट करके मुझे बताना है। सो इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। सेशन खत्म होने के बाद उतना सा आप लोग सर्च कीजिएगा एंड फाइंड आउट कीजिएगा आंसर। ओके, कल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको नहीं ले जाऊंगी, रीजन बता देती हूँ। मैंने देखा है 2-3 लोगों ने कमेंट किया हुआ है, तो क्या हम लोग चैट पर डिस्कस कर सकते हैं? द कंट्री हैविंग मैक्सिमम रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइट नाउ, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी करेंसी सबसे ज्यादा डीवैल्यूड है और वो इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा पीड़ित है? और एक्सचेंज रेट भी पूछा था मैंने, बताओ बताओ बताओ। अरे बेटा कमेंट में नहीं, मतलब चैट में नहीं, कमेंट करना है वीडियो खत्म होने के बाद, है ना, ये काउंट नहीं होगा, तुम लोग को शाउट आउट नहीं मिलेगा। तो चैट में तुम सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो मैं तो देख ही नहीं रही हूँ, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, गायब हो गए, पता नहीं क्या लिख रहे हो तुम लोग। अभी तुम मुझे जो पूछा है पहले उसका जवाब दे दो, ठीक है? टिन टिन टिन, बताओ बताओ बताओ। अर्जेंटीना 11.6 इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, करेंसी कन्वर्शन रेट। इंडिया के कितने रुपए में अर्जेंटीना के कितने रुपए आते हैं, या अर्जेंटीना के कितने रुपए में हमारा इंडियन रुपी कितना आता है? इफ यू थिंक इट इज अर्जेंटीना, ओके।
ओके, 1 रुपी 11.66, ओके, वहां पर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन भी है, ओके, बट दिस करेंसी रेट इज लाइक प्रीटी कंफर्टेबल, नहीं लगता? 11.66 अर्जेंटीना पैसो, यस, बहुत हाई इन्फ्लेशन है ना? लेकिन एक और चीज तुम लोगों को बताती हूँ यहाँ पर, ऐसी कंट्रीज जिनको एकदम भयंकर चीप करेंसी वाली पोजीशन है ना, जिनको वो तकलीफ फेस करनी पड़ रही है, हम यहाँ पर स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहे हैं। सो वो कौन कौन सी कंट्री है जिनकी करेंसीज एकदम से गिर गई? सिग्निफिकेंट डिवैल्यूएशन इन 2024 हुआ है लेबनान, अर्जेंटीना में, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग का रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट है, पहले के कंपैरिजन में बहुत गिरे। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बताऊं, दुनिया की सबसे ज़्यादा डिवैल्यूड करेंसी है, जहाँ पर हम मतलब कहते हैं ना 1 रुपये देके हज़ारों वहाँ की करेंसी मिल जाए, तो सर्च फॉर इंडोनेशिया, search for some South African countries, right? You will actually, yeah, Venezuela is one of the example. तो वहाँ की करेंसी का डिफरेंस देखना मैन, इट्स टेरिफिक, ओके। मैम ओरल एग्रीमेंट भी कंसिडर होता है? सी, कॉन्ट्रैक्ट में जब लीगल एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो फिर हम उसमें कहते हैं इट्स जनरली इन राइटिंग, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। देर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ पर रिटर्न अग्रीमेंट ही चाहिए, देर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ पर ओरल भी कंसिडर होता है, ओके। यस, 172 वियतनामीज करेंसी, करेक्ट, ओके। द पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग, मैंने वैसे कल ही बताया था, लेकिन हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि मैम हम तो ना बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, येट हमें सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है हमें बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, तो बेटा गूगल पे आ जाओ, गूगल पे आने के बाद अड्डा 247 की वेबसाइट पर चले जाओ, एक सिंगल क्लिक में आप आ जाते हो। इट इज हैविंग वन ऑफ द नंबर 1 लर्निंग ऐप इन इंडिया। और कोई भी इंसान जब वेबसाइट पे क्लेम करता है ना, देयर इज अ रीजन ऑफ क्लेमिंग इट। खैर, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे हम लोग, बहुत सारे कोर्सेज हैं, देख लेना उसमें से और कोई तुम्हारे काम का हो तो। पर यस, एकाग्रता सी इज द मोस्ट यूजफुल फॉर यू गाइज। यहाँ पर आने के बाद अब सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर लीजिए। सीए फाउंडेशन में आप लोग हो तो यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस देख लो या बुक्स देख लो, आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली यू कैन गेट योर सब्सक्रिप्शन डन। समझे? ठीक है, आज का सवाल आप लोगों को पता है, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट ऑल आर द पार्टीज, और ये मुझे सबसे आंसर चाहिए। आप सब लोग मुझे आंसर करके बताओगे ऐसी कौन कौन सी पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट चाहकर भी नहीं कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, प्लीज सेशन में अपनी अटेंडेंस लगा लो, यानी लाइक कर लो, कमेंट जरूर करना आंसर का रिप्लाई देने के लिए, एंड डू शेयर इट। कहां पर बताया ना, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब बच्चों को बता दो हम सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम द वेरी, मतलब खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली आई कैन क्लेम वी आर लर्निंग फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विदाउट एनी कॉस्ट, ओके। इट्स जस्ट दैट अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, एंड जस्ट स्प्रेड इट आउट मैन, व्हाटएवर यू आर यूजिंग वहाँ पर। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। मतलब अगर तुम लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगा सकते हो, वेरी बेसिक थिंग, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड लॉ इज लव, है ना? बाय बाय।